कभी कभी अपराधी इतने शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं कि पुलिस को भी उन तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पर कहते हैं ना कि इंसान चाहे कितने भी शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम दे, एक ना एक दिन उसे अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। ये अलग बात है कि किसी इंसान को अपने कर्मों का फल बहुत जल्द मिल जाता है तो किसी को मिलने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तराखंड प्रदेश की। उत्तराखंड का एक ज़िला पड़ता है नैनीताल और इसी नैनीताल का एक शहर पड़ता है हल्द्वानी। बात कर रहा हूँ मैं 15 जुलाई 2023 की सुबह। दरअसल इसी हल्द्वानी शहर के रेलवे किनारे जब कुछ लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि रेलवे लाइन के किनारे एक कार काफ़ी देर से खड़ी हुई थी। शायद उस कार के अंदर एसी चल रहा था, जिसकी वजह से उसके शीशे के चारों तरफ में काफ़ी पानी लगा हुआ था। इसलिए उस कार के अंदर की कोई भी चीज़ बाहर से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस कार के अंदर काफ़ी देर तक जब कोई हलचल नहीं होती है, एक व्यक्ति को न जाने क्यों शक चला जाता है। इसीलिए वो व्यक्ति जाकर कार का अगला दरवाज़ा खोल देता है। पर जब दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि पिछले सीट पे एक व्यक्ति काफ़ी शांत तरीके से बैठा हुआ है। जब उसे आवाज़ देता है वो व्यक्ति कोई जवाब भी नहीं देता है, पर जैसे ही उसे हिलाने की कोशिश करता है बैठा हुआ व्यक्ति वहीं पे गिर जाता है। जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है वो व्यक्ति इस प्रकार से डर जाता है कि डर के मारे तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंचती तो है, लेकिन तब तक वहां पे काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति उस डेड बॉडी को देख करके शिनाख्त कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, इसका नाम अंकित चौहान है, जो रामबाग कॉलोनी का रहने वाला है। दरअसल अंकित का इसी हल्द्वानी में एक अपना खुद का बहुत बड़ा होटल है। अंकित का जब शिनाख्त हो जाता है, पुलिस तुरंत ही इस बात की जानकारी अंकित के भाई कमेश्वर को देती है। इधर कमेश्वर को जब मालूम चलता है, कमेश्वर अपनी माँ के साथ घटनास्थल पर पहुँचता है और जब अपने भाई की डेड बॉडी को देखता है, देख करके चीख चीख करके रोने लगता है। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पे कोई भी चोट और घाव के निशान भी नहीं दिखाई देता है, सिवाय उसके दोनों पैरों पे हल्का सा एक निशान के। दरअसल वो दोनों निशान दोनों पैरों के सेम जगह पे होती है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन शाम के वक्त जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो रिपोर्ट से मालूम चलता है कि दरअसल अंकित को जहरीले सांप के काटने की वजह से मौत हुई है। पुलिस जब इस बात की जानकारी अंकित के भाई कमेश्वर को देती है, कमेश्वर इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। पुलिस कमेश्वर से कहती है कि हो सकता है कि तुम्हारा भाई उस जगह पे पेशाब करने के लिए उतरा होगा और उसी वक्त सांप ने उसके पैर में काट लिया होगा। लेकिन कमेश्वर पुलिस को जवाब देते हुए कहता है कि नहीं साहब, ये नहीं हो सकता है। अगर सांप ने मेरे भाई के पैर में काटा होता तो एक पैर में काटा होता, दोनों पैर में सेम जगह पे निशान कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात कि अगर मेरा भाई खुद गाड़ी चला करके वहाँ पे पहुँचा था तो उसकी डेड बॉडी ड्राइविंग सीट पे होती, पिछले सीट पे क्यों बैठा हुआ था? हालांकि कमेश्वर जब ये सारी बातें पुलिस से बताता है, पुलिस को भी कमेश्वर की बातों में काफ़ी दम लगता है। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए अंकित के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पे अंकित पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रहा था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी माही आर्या के नाम पर रजिस्टर्ड है। माही जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो गोर पड़ाव इलाके की रहने वाली है। पुलिस जब माही के नंबर पर फ़ोन करती है तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए पुलिस अब माही के घर पर पहुँच जाती है। पर पुलिस जब माही के घर पर जाती है तो मालूम चलता है कि माही अपना घर छोड़ करके फरार हो चुकी है। इसीलिए पुलिस अब माही के बारे में पता लगाने के लिए उसके भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें 2 ऐसे नंबर था जिसमें माही ने आखिरी बार बातचीत की थी। उसमें से एक नंबर किसी दीप कंडपाल के नाम पर रजिस्टर्ड था तो दूसरा नंबर रमेश नाथ के नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस जब इन दोनों के भी नंबरों पर फ़ोन करती है तो दोनों का नंबर स्विच ऑफ ही बताता है। जब इन तीनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार पुलिस इन तीनों का मोबाइल सर्विलांस पे डाल देती है और फिर इंतज़ार करने लगती है। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 18 जुलाई को रमेश नाथ का मोबाइल थोड़ी देर के लिए ऑन हो जाता है।
जब उसका मोबाइल ऑन होता है तो लोकेशन उत्तर प्रदेश के बरेली शहर का दिखाई देता है। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाती है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ लोकेशन पर जाती है और वहाँ से रमेश नाथ को गिरफ्तार कर लेती है। पर पुलिस जब रमेश को गिरफ्तार करती है तो मालूम चलता है कि रमेश एक सपेरा है। पुलिस जब रमेश से माही और दीप कंडपाल के बारे में पूछताछ करती है, रमेश पुलिस को एक ही जवाब देता है कि साहब मुझे उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। हालांकि पुलिस अपनी तमाम कोशिश करती है, लेकिन रमेश अपने जिद से पीछे ही नहीं हटता है। इसीलिए पुलिस अब उन दोनों को ढूंढना शुरू कर देती है और साथ ही साथ अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। पर जैसे ही 4 दिन का और समय गुजरता है, 23 जुलाई को एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब दीप कंडपाल और माही रुद्रपुर कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करने वाले हैं। इससे पहले कि दोनों रुद्रपुर की कोर्ट में जाकर सरेंडर कर पाते, कोर्ट के बाहर से ही पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब माही और दीप कंडपाल को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है, माही से अंकित की हत्या के बारे में पूछती है। माही भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन माही जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है कि भला कोई लड़की इस हद तक अपने कदम को उठा सकती है। माही जो मूल रूप से हल्द्वानी शहर के प्रेमपुर गांव के रहने वाली है। माही के माता पिता बेहद ही गरीब परिवार से हैं, लेकिन माही देखने में बेहद ही खूबसूरत है। माही अपने ही इलाके से 12वीं तक की पढ़ाई करती है, लेकिन माही जब जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, पढ़ाई के दौरान ही स्कूल के ही एक लड़का विपिन कुमार के साथ में उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। माही और विपिन के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं, बल्कि दोनों के बीच संबंध भी बन जाता है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन इस बात की जानकारी माही के परिवार वालों को मालूम चल जाता है। माही के माता पिता इस प्रकार से गुस्से में आ जाते हैं कि माही का घर से बाहर निकलना ही बंद नहीं कर देते हैं, बल्कि उसकी पढ़ाई भी छुड़वा देते हैं, जिसकी वजह से माही विपिन से मुलाकात नहीं कर पाती है। पर बावजूद इसके माही और विपिन अक्सर फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। चाह करके भी जब दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती है, एक दिन माही विपिन से कहती है कि हम घर छोड़ करके भाग जाते हैं। इस पे विपिन माही को जवाब देते हुए कहता है कि मैं घर छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ। दरअसल मेरे परिवार वाले भी इस शादी की मंजूरी नहीं दे रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी माही जब विपिन से बातचीत कर रही थी, एक दिन इस बात की जानकारी फिर से उसके माता पिता को मालूम चल जाता है। पर इस बार जब माही के माता पिता को मालूम चलता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाते हैं कि गुस्से में ही माही को घर से निकाल देते हैं। माही शाम के वक्त जब अपने घर से निकलती है, हल्द्वानी शहर में पहुंच जाती है। लेकिन बदकिस्मती से रात्रि के वक्त ही हल्द्वानी शहर में ही माही के साथ में कुछ लड़के मिल करके जोर ज़बरदस्ती कर देते हैं। हालांकि सारे लड़के मिल करके माही के साथ में इस तरह का अंजाम देते हैं, माही अपने जीवन से इस प्रकार से नाराज़ हो जाती है कि अब वो अपने आप को ख़त्म करने का फैसला कर लेती है और फिर उसी रात को काफ़ी मात्रा में नींद की गोलियां खा लेती है। लेकिन माही जब अगली सुबह होश में आती है तो अपने आप को एक छोटे से कमरे में पाती है। उसके सामने एक बूढ़ी महिला खड़ी होती है, जिसे देखकर माही पहचान भी नहीं पाती है। वो बूढ़ी महिला माही को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित हो। उसके बाद से माही उसी बूढ़ी महिला के साथ रहने लगती है। पर जैसे ही 2 से 4 दिन का समय गुजरता है, माही को समझ में आ जाता है कि अब वो एक दलदल में फंस चुकी है। दरअसल उस बूढ़ी महिला का कई सारे ऐसी महिलाओं के साथ में जान पहचान थी जो देह व्यापार का धंधा कर रही थी। माही को जब उस बूढ़ी महिला के करतूतों के बारे में मालूम चलता है, आखिरकार माही भी इसी देह व्यापार के धंधे में उतर जाती है। माही जो देखने में खूबसूरत तो थी ही, जब इस देह व्यापार के धंधे में उतरती है, कम ही समय में अच्छा खासा पैसा भी कमा लेती है। पर इस धंधे में जब उतरती है, एक दिन माही की मुलाकात एक कांग्रेस नेता से होती है। कांग्रेस नेता माही की खूबसूरती पे इस प्रकार से फिदा हो जाता है कि उसके लिए इसी गोरपड़ा में एक फ्लैट खरीद करके दे देता है। उसके बाद से माही उसी फ्लैट में ठाट बाट से रहने ही नहीं लगती है, बल्कि अपने लिए 2 नौकर भी रख लेती है, जिसमें से एक का नाम है रामू और दूसरे का नाम है उषा। दरअसल रामू और उषा कोई और नहीं बल्कि दोनों पति पत्नी हैं। रामू और उषा भी माही के ही फ्लैट में रहने लगते हैं। माही जब उस फ्लैट में रहने लगती है, वहीं से अपने धंधे को करना शुरू कर देती है। लेकिन इस धंधे में जब उतरती है, एक दिन माही की फिर से मुलाकात एक कांग्रेस नेता के रिश्तेदार के लड़के से मुलाकात होती है।
वो लड़का माही की खूबसूरती पे इस प्रकार से फिदा हो जाता है कि उससे शादी करने को तैयार हो जाता है। माही भी उस लड़के से शादी कर लेती है और फिर अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन माही जब शादी कर अपने ससुराल जाती है, शादी के बाद भी अपने पुराने धंधे को नहीं छोड़ती है। जब कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार इस बात की जानकारी माही के ससुराल वालों को मालूम चल जाता है। इसलिए वो माही को उसके ससुराल से निकाल देते हैं। उसके बाद से माही फिर से अपने फ्लैट में आ जाती है और अपने पुराने धंधे को ही करने लगती है। लेकिन अब माही को रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है। माही जब ठीक ठाक पैसा कमा लेती है, अब एक सेकेंड हैंड कार खरीदने की सोचती है। इसीलिए जा कर के अंकित चौहान से मुलाकात करती है। अंकित चौहान जो अपना होटल तो चलाता ही है, साथ ही साथ पुराने गाड़ियों का खरीद बिक्री भी करता है। पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए जब अंकित से मुलाकात करती है, अंकित जब इधर पहली बार माही को देखता है तो माही की खूबसूरती देख खुद अंकित भी उसका दीवाना हो जाता है। माही के लिए सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद तो देता है, लेकिन इसी दरमियान माही और अंकित के बीच में दोस्ती हो जाती है। पहले दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते आखिरकार माही और अंकित के बीच में भी प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इधर अंकित का जब माही के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से अक्सर वो रात्रि वक्त माही के ही घर पे ठहर जाता है। इस बारे में अंकित के परिवार वाले जब पूछते हैं कि तुम पूरी रात कहाँ पे थे, अंकित अपने परिवार वालों से झूठ बोल देता है कि मैं होटल पे था। लेकिन जब कुछ महीने का समय गुजरता है, माही को भी मालूम चल जाता है कि अंकित अच्छा खासा पैसा वाला है। इसीलिए माही अब अंकित से शादी करने का फैसला कर लेती है। लेकिन अंकित माही से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। माही जब भी अंकित से शादी करने के लिए कहती है, अंकित कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता है। बार बार जब माही को टालना शुरू करता है, अब माही को भी समझने में देर नहीं लगता है कि अंकित उससे शादी नहीं करने वाला है। इसीलिए अब माही अंकित से दूरी बनाने लगती है। लेकिन अंकित से जब दूरी बनाती है, अंकित को बर्दाश्त नहीं हो पाता है। अंकित जोर ज़बरदस्ती से माही के घर पे जाता है और माही के नौकरों के सामने है उसकी बुरी तरीके से पिटाई भी करने लगता है, जिस वजह से माही अब अपनी ज़िंदगी से एकदम से थक जाती है। एक दिन माही जाकर एक तांत्रिक से मुलाकात करती है और अपने हाथ को दिखाते हुए कहती है कि बाबा बताओ कि आखिरकार मेरे जीवन में इतनी परेशानी क्यों है। तांत्रिक बाबा जब माही के हाथ को देखता है, देख करके बताता है कि तुम्हारे हाथ में सर्पकाल का दोष दिखाई दे रहा है। इसे दूर करने के लिए तुम्हें एक जहरीले सांप की पूजा करनी होगी। एक बार अगर तुमने पूजा कर लिया, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तांत्रिक अपनी बात तो बता देता है, लेकिन माही के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आखिरकार वो जहरीले सांप लाए कहाँ से। इसीलिए अब माही उसके जितने भी जानने वाले होते हैं सबसे एक जहरीले सांप के बारे में पूछताछ करने लगती है। तभी माही को रमेश नाथ के बारे में मालूम चलता है। दरअसल रमेश नाथ जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का बरेली शहर का रहने वाला है, लेकिन एक बहुत बड़ा सपेरा है। इलाके में कहीं भी कोई भी अगर सांप निकलता है, अक्सर लोग रमेश नाथ को ही बुलाते हैं। रमेश नाथ के बारे में जब मालूम चलता है, माही कैसे भी रमेश का नंबर ले लेती है। एक दिन उससे फ़ोन पे बात करती है और उससे जहरीले सांप का डिमांड करती है। कहती है कि मुझे उसका पूजा करना है, पूजा करने के बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। रमेश नाथ जहरीले सांप का इंतजाम करने के बाद माही को दे देता है और बदले में कुछ पैसा ले लेता है। माही उस जहरीले सांप का पूजा तो कर लेती है। पूजा करने के बाद रमेश नाथ को सांप भी वापस कर देती है, लेकिन बावजूद उसके जीवन की कोई भी परेशानियां कम नहीं होती है। इसीलिए अब माही सोचती है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच करके यहाँ से कहीं दूर चली जाती हूँ। माही अपने फ्लैट को बेचने के लिए जा कर के दीप कंडपाल से मुलाकात करती है। दीप कंडपाल जो एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है। दीप कंडपाल से जब मुलाकात करती है, उससे अपनी सारी परेशानी को बताती है। इधर दीप कंडपाल जब माही की सारी परेशानियों को सुनता है, उसकी खूबसूरती देख उस पर इस कदर से फिदा हो जाता है कि उसकी बातों में इमोशनल होकर के माही से शादी करने का फैसला कर लेता है। साथ ही साथ माही को समझाते हुए कहता है कि तुम अपना फ्लैट मत बेचो, बल्कि अंकित को अपने जीवन से निकाल दो, उसके बाद से हम दोनों शादी कर लेते हैं। दीप कंडपाल जब माही से शादी करने के लिए कहता है, माही भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन दोनों के बीच का कांटा अब अंकित बन जाता है। इसीलिए दीप कंडपाल और माही अंकित को अब हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देते हैं। हालांकि अंकित को इस दुनिया से हटाने का तय तो कर देते हैं, लेकिन दोनों को ये भी डर सताता है कि कहीं हम पकड़े ना जाए। तभी माही के दिमाग में एक आइडिया क्रिएट होता है। माही दीप कंडपाल को समझाते हुए कहती है कि क्यों ना हम अंकित को किसी जहरीले सांप से कटवा देते हैं। लोग जब देखेंगे सबको यही लगेगा कि अंकित की मौत
सांप के काटने की वजह से मौत हुई है। माही जब अपने पूरे प्लान के बारे में बताती है, दीप कंडपाल कहता है कि प्लान तो बेहतर है, लेकिन हम लोग जहरीले सांप का इंतजाम कहाँ से करेंगे। इस पे माही उसे समझाते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इंतजाम कर लूँगी। और फिर एक जहरीले सांप का इंतजाम करने के लिए माही फिर से रमेश नाथ से बात करती है। लेकिन इस बार रमेश से जब बात करती है, रमेश से साफ साफ कहती है कि मुझे एक ऐसा जहरीला सांप देना कि जब वो एक बार किसी इंसान को काटे तो पहली बार में उसकी मौत हो जाए। जब इस तरह की बातें कहती ये सुनकर रमेश को भी समझने में देर नहीं लगता है। रमेश माही से कहता है कि मैं तुम्हें सांप तो दे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे पैसा नहीं चाहिए, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ। दरअसल रमेश भी जब माही के साथ में संबंध बनाने की बात कहता है, माही अंकित को इस दुनिया से हटाने के लिए रमेश के साथ भी समय बिताने के लिए तैयार हो जाती है। पर साथ ही साथ रमेश से कहती है कि इस काम में तुम्हें हमारा सहयोग करना होगा। रमेश भी साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से एक दिन मौका निकाल करके दोनों मुलाकात करते हैं और उसी दरमियान दोनों के बीच में संबंध भी बनता है। लेकिन माही का जब रमेश के साथ में संबंध बनता है, इस बात की जानकारी दीप कंडपाल को नहीं मालूम चलता है। रमेश जब माही से खुश हो जाता है, उसके बाद से एक जहरीले सांप का इंतजाम कर लेता है और फिर एक दिन माही के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे कहता है कि मैंने सांप का इंतजाम कर लिया है। माही कहती है कि जिस दिन मैं मौका देखकर तुम्हें बुलाऊंगी, तुम उस दिन मेरे घर पे आ जाना। 14 जुलाई को अंकित का जन्मदिन होता है, इसीलिए माही खुद अंकित के नंबर पे फ़ोन करती है, उससे मीठी मीठी बातें करती है और रात के वक्त अपने घर पे बुलाती है। रात्रि के वक्त जब अपने घर पे बुलाती है, अंकित भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है और ठीक समय से रात्रि के वक्त माही के घर पे पहुंच जाता है। लेकिन अंकित जब माही के घर पे पहुंचता है, उससे पहले ही इधर दीप कंडपाल और रमेश नाथ दोनों ही माही के घर पे पहुंच चुके थे। अंकित जब माही के घर पे पहुंचता है, उससे पहले ही माही दोनों को ले जा कर के किचन में छुपा देती है और साथ ही साथ कहती है कि जब मैं तुम दोनों की आवाज़ दूंगी, किचन से बाहर आ जाना। दरअसल अपने काम को अंजाम देने से पहले माही इधर अपने दोनों नौकरों को भी तैयार कर चुकी थी, क्योंकि माही को डर था कि कहीं इस बारे में पुलिस आकर के उसके नौकरों से पूछताछ करें, ये दोनों कहीं सच न बता दे। हालांकि माही जब अपने दोनों नौकरों को अपने षड्यंत्र में शामिल होने के लिए कहती है, रामू और उसकी पत्नी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए माही दोनों को 10-10 हज़ार रुपये देने का लालच देती है। पैसों की लालच में आकर रामू और उसकी पत्नी भी माही का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास इधर अंकित जब माही के घर पे पहुंचता है, उससे पहले ही माही इन चारों को ले जाकर के किचन में छुपा देती है और फिर शराब के गिलास में कुछ नींद की गोलियां मिला देती है। अंकित जब माही के घर पे पहुंचता है, माही सबसे पहले वो शराब के गिलास अंकित को पीने के लिए देती है। अंकित जैसे उस शराब को पीता है, थोड़ी देर के बाद नशे में चूर हो जाता है। अंकित जैसे ही नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद से माही चारों को बाहर बुलाती है। उसके बाद से रमेश अपने पास से उस जहरीले सांप को निकालता है और उसी सांप से अंकित के एक पैर में उसे डसवाता है। डसने के बाद सब के सब वहीं पे बैठ कर के अंकित के मौत होने का इंतज़ार करने लगते हैं। पर जब 10 मिनट का समय गुजरता है, अंकित की जब मौत नहीं होती है, माही रमेश से कहती है कि उस सांप से अंकित के दूसरे पैर में भी डसवाओ। रमेश उस सांप से अंकित के दूसरे पैर पे भी सेम उसी जगह पे डंक मरवाता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के बाद अंकित की मौत हो जाती है। अंकित की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से दीप कंडपाल और रमेश खुद अंकित के ही गाड़ी में उसकी डेड बॉडी को पिछले सीट पर रख देते हैं और वहाँ से लेकर के निकल जाते हैं। हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन के बगल में जाते हैं और वहीं पे गाड़ी को खड़ी कर देते हैं और पिछली सीट पे अंकित को बिठा देते हैं। दरवाज़ा बंद कर देते हैं और साथ ही साथ गाड़ी का एसी भी ऑन कर देते हैं। जस्ट उसके थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पे इधर माही भी अपनी कार लेकर के पहुँचती है और फिर उसमें सब के सब सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। दरअसल दिल्ली में ही माही की एक बड़ी बहन थी। रास्ते में ही माही अपनी बहन से कहती है कि हम 5 लोग आ रहे हैं, रात्रि के वक्त वहीं पे ठहरना चाहते हैं। लेकिन 5 लोगों को साथ में आने की जब बात कहती है, माही की बहन भी पहले से ही जानती थी कि उसकी बहन काम कौन सा करती है, इसीलिए माही का बहन अपने पास बुलाने से साफ मना कर देती है। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली में जब पहुंचते हैं, रमेश कहता है कि मुझे अपने घर जाना है। घर जाने की जब जिद करता है, आखिरकार माही रमेश को वहीं पे उतार देती है, लेकिन साथ ही साथ रमेश से कहती है कि तुम अपना मोबाइल मत ऑन करना। उसके बाद से रमेश अपने घर चला जाता है और माही इन तीनों को लेकर नेपाल में चली जाती है।
लेकिन रमेश जब अपने घर पे जाता है 2 दिन के बाद, ये सोच कर के अपना मोबाइल ऑन कर लेता है कि अगर कोई भी फ़ोन करेगा मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। पर शायद रमेश को ये नहीं मालूम था कि जैसे ही मोबाइल ऑन करेगा उसका लोकेशन पुलिस को मिल जाएगी। सेम होता भी ऐसे ही, जैसे ही रमेश अपना मोबाइल ऑन करता है पुलिस लोकेशन पे जाती है और वहाँ से रमेश को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब रमेश को गिरफ्तार कर लेती, इधर इस बात की जानकारी माही और दीप कंडपाल को मालूम चल जाता है। दरअसल दोनों को मालूम चल जाता है कि पुलिस काफ़ी ज़ोर शोर से दोनों की तलाश कर रही है। इसीलिए अब दोनों को डर सताने लगता है कि आज नहीं तो कल पुलिस दोनों को पकड़ जरूर लेगी। इसीलिए 23 जुलाई को दीप कंडपाल और माही रुद्रपुर कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों कोर्ट में पहुंचते, खबरी इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है और पुलिस कोर्ट के बाहर से ही दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। वाकई में माही जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस माही के ही तहरीर पर उसके दोनों नौकरों को भी गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस जब इन 5 को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है संजीव शर्मा। संजीव शर्मा जो फतेहाबाद, आगरा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं एडवोकेट राजवीर सिंह पोसवाल। एडवोकेट राजवीर सिंह पोसवाल जो जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं जमील शेख। जमील शेख जो सऊदी अरबिया में नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं सुनील कुमार जो जिला सहरसा, बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं पवन चौरसिया। पवन चौरसिया जो अपने एड्रेस नहीं दिए हुए हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।